जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और इस प्यारे से चैनल कुंवर सिंह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा क्या होगा? मूल अधिकार, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। तो इसके पहले हम भाग 1 भी पढ़ चुके हैं, भाग 2 पढ़ चुके हैं, आज भाग 3 होगा। भाग 3 में किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकार की। भाग 1 में किसकी मैंने बताया था? संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा था। भाग 2 में नागरिकता का चर्चा था। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक की चर्चा है। और भाग 2 में जो नागरिकता मैंने पढ़ा, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक चर्चा है। फिर उसके बाद आज जो भाग 3 चर्चा होगा, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसमें कहाँ से चर्चा होगा? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक चर्चा होगा। चैप्टर का क्या नाम होगा? मौलिक अधिकार। किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक जाएगा? पेज नंबर 12 से पेज नंबर 35 तक जाएगा। ठीक है दोस्त, और चैप्टर का नाम होगा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो आइए दोस्त देखते हैं कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्त, चैप्टर हमारा होगा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, दोनों का मतलब एक ही है। मैं बताता हूँ ये क्या है। मौलिक अधिकार, वैसे शब्द से आप लोग समझ ही रहे होंगे इसका मतलब कि अधिकार। क्या? अधिकार। जैसे आपको कहीं आने जाने का अधिकार है, बोलने की अधिकार है, कुछ खाने पीने का अधिकार है, चैट करने का अधिकार है, कि कहीं पर अपना मकान बनवाने का अधिकार है। मतलब आप जहाँ पे अगर किसी व्यक्ति से संधि समझौता करके अगर आप उसकी जमीन को खरीद सकते हैं, तो आप वहाँ पे अपना मकान बनवा सकते हैं। ये सब आपको क्या मिला है? अधिकार मिला है। तो वही अधिकार आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। तो जिससे मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकार, तो इसको समझिएगा। देखिए जो दोस्त, जो मूल अधिकार होता है, क्या? मूल अधिकार, इसका मतलब समझिएगा। मूल अधिकार, तो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं अलग से जाके। देखिए, जैसे कोई पौधा हुआ, मान लेते हैं ये क्या है? पौधा है। क्या है? पौधा है। ये क्या है? जमीन है, और इसकी जड़ें लगी हुई है ऐसे। ठीक है, जड़ें लगी हुई हैं। अगर अगर ये वृक्ष है, अगर अपनी जड़ को छोड़ दे, तो यह क्या है? वृक्ष कहा जाएगा? नहीं कहा जा सकता। इस वृक्ष को हम तब क्या कह देंगे? लकड़ी। जैसे कोई टहनी अगर टूट के गिर जाए, काट करके अलग कर देते हैं, उसे हम लकड़ी बोलते हैं। कहते हैं लकड़ी की जला दो। तो मतलब जैसे ही वह जड़ से अलग होती है, तो उसका नाम बदल है, मतलब उसकी कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो वृक्ष वृक्ष नहीं रह जाता, वो लकड़ी परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार में मूल क्या है? मूल का काम क्या है? यहाँ पे मूल का मतलब क्या है? जड़। मूल का मतलब क्या है? जड़। और जो यहाँ पे जड़ का मतलब है, यहाँ पे मतलब है अधिकार से। तो जड़ का मतलब अधिकार से। जैसे अगर जिस व्यक्ति के पास अगर अधिकार नहीं, तो वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं। मतलब कि अगर जिस व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है, तो वह मानव की तरह, वो पशु की तरह हो जाता है। जैसे पशुओं के पास क्या कोई अधिकार है? क्या उन्हें कुछ मूल अधिकार मिला है? नहीं मिला है। तो पशु और मानव में एक अंतर दिखाने के लिए हम यह कह सकते हैं कि मानव में क्या मिलता है? अधिकार मिलता है, लेकिन पशुओं में नहीं मिलता। जैसे अगर मानव मानव कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी भ्रमण कर सकता है, क्या पशु भ्रमण कर सकता है? नहीं। अगर तेंदुआ कहीं चल के कहीं दूसरे राज्य में चले जाए, तो उसको पकड़ने के लिए चले जाएंगे। ठीक है दोस्त, मतलब जानवरों को संरक्षित, मतलब कि एक जगह पे उन्हें क्या किया जाता है? रखा जाता है। उनको कहीं इधर उधर ज्यादा भटकने, चलने, घूमने फिरने नहीं दिया जाता। ठीक है दोस्त, उसी प्रकार से जो मूल अधिकार होता है, या हमारा क्या मूल मतलब क्या है? जड़। जड़ का काम क्या है? अधिकार। जिस व्यक्ति के पास अगर अधिकार नहीं, तो वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं। तो ठीक है दोस्त, उसके बाद देखिए मूल अधिकार की कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं को समझते हैं। विशेषता क्या होती है? तो देखिए दोस्त, प्यारे दोस्तों, विशेषता इसकी लगभग हम बताएंगे आप लोगों को कम से कम 4 विशेषता देखिए मूल अधिकार की। देखिए, जैसे कि मूल अधिकार क्या है? न्याय योग्य है। कैसा है? मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार न्याय योग्य है। कैसा है? न्याय योग्य है। मतलब कि यदि आपके अधिकार पर कोई हनन होता है, यदि आपके अधिकार को कोई रोकता है, यदि आपके अधिकार पर कोई दबाव डालता है, मतलब कि कुछ आपके अधिकार के विपरीत कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है,
तो आप कहाँ जा सकते हैं, सीधे सीधे न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट आपका क्या देगी, साथ देगी, आपके साथ होगी, वह आपको सपोर्ट करेगी, वह आपके अधिकार को दिलाएगी। ठीक है दोस्त, तो मूल अधिकार क्या है, न्याय योग्य है। तो देखिए ये पहले इसकी विशेषता जान लीजिए। इसकी दूसरी विशेषता जान लीजिए कि मूल अधिकार को आप क्या नहीं कर सकते, मूल अधिकार को आप त्याग नहीं सकते, मूल अधिकार को त्यागा नहीं जा सकता, 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 मूल अधिकार को त्यागा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्त, अधिकार को त्याग तो नहीं सकते, परंतु इसी तीसरी विशेषता हम लिख सकते हैं, परंतु रोका जा सकता है। अलग से उसी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो विशेषता ही, परंतु मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है, परंतु मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। तो देखिए दोस्त, देखिए अब मूल अधिकार को त्याग नहीं सकते। जिस प्रकार से आप अपनी नागरिकता को त्याग सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप अपने मूल अधिकार को त्याग नहीं सकते हैं। अगर आप अधिकार को त्याग दिए, पहली बात आप त्याग ही नहीं सकते। आपके साथ हमेशा आपका, जिस प्रकार से व्यक्ति के साथ उसका सांसें रहती है, उसी प्रकार से व्यक्ति के साथ उसका अधिकार रहता है। अगर व्यक्ति सांस को त्याग दे, तो व्यक्ति खुद को समझ ले कि हम अपने आप को त्याग दिए। उसी प्रकार से मूल अधिकार को आप त्याग नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ परिस्थितियों में, कुछ कंडीशनों में, कुछ स्थितियों में, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है जहाँ पे क्या रोक लगाई जा सकती है आपके अधिकार पर, मतलब वहाँ पे आपके अधिकार का हनन किया जा सकता है। कुछ कंडीशन पे, कुछ ऐसी परिस्थिति देश में बन जाए, जैसे अभी आप लोगों के साथ हुआ भी होगा, हम लोगों के साथ भी हुआ भी था, जैसे लॉकडाउन का समय था, तो हम लोगों का क्या है, क्या यह अधिकार नहीं था कि हम लोग कहीं आ जा सकते हैं, हम लोगों के पास अधिकार है। लेकिन उस समय क्या हुआ, इस अधिकार का हनन हुआ था, रोक लगाई गई थी, मतलब हम अपने मन से, हम अपने विचार से, इच्छा के अनुसार हम आ जा नहीं सकते थे। लेकिन वहां पे क्या हुआ, रोक लगाई गई थी उस समय। तो यह क्या हुआ था, अधिकार का हनन हुआ था कि नहीं हुआ था, रोक लगाई गई थी कि नहीं हुआ था, लगाई गई थी। तो वही मैंने बता रहा हूँ कि परंतु मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। तो ठीक है दोस्त, ये हो गई बात। देखिए और इसकी विशेषता, चौथी विशेषता जान लीजिए कि मूल अधिकार पर संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार पर संशोधन, मूल अधिकार में कह सकते हैं, पर लिख दिए, मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकार पर संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, जैसे मूल अधिकार का मतलब किसी भी संशोधन अगर करते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 में यही तो बात किया गया है कि संविधान की पुस्तक में आप कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। यह कहाँ से अधिकार मिला हमें, अनुच्छेद 368 से। तो वहां से मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तो ये विशेषता हो गई दोस्त। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि मूल अधिकार की संख्या, क्या समझते हैं कि मूल अधिकार हमें कौन कौन से मिली है, कौन कौन से दिया गया है हमें मूल अधिकार। तो उन मूल अधिकारों के बारे में जानते हैं, क्या है हमारे पास अधिकार, हम अपने अधिकारों को समझते हैं, जानते हैं, समझते हैं। देखिए क्या होता है अधिकार, कितने प्रकार के अधिकार हमें दिया गया है। तो देखिए दोस्त, मूल अधिकार की संख्या, देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक जान लीजिए। इसके पहले कुछ 1-2 नंबर यहाँ से आपको दे दिएगा। तो सबसे पहले आप बेसिक थोड़ा सा जान लीजिए, 1-2 नंबर 3 नंबर यहाँ से पूछ सकता है। देखिए मूल अधिकार विशेषता मैंने बताया है, बस अभी तक कुछ नहीं बताया हो। ठीक है, देखिए मूल अधिकार भाग 3 में है। मूल अधिकार भाग 3 मतलब चैप्टर 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से अनुच्छेद 12 से
अनुच्छेद 35 तक, कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार की चर्चा है। उसके बाद देखिए, और यह कहाँ से लिया गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, कह सकते हैं कि किस देश के संविधान से प्रेरित है, या यह कह सकते हैं या किस देश के संविधान से या प्रेरित है, अपने अपने भाषाओं में बोल सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, यह अमेरिका के संविधान से क्या है? प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से क्या है? प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है वहाँ के मूल अधिकार को, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। और भारतीय संविधान के मूल अधिकार को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है दोस्त, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या इसे हिंदी में कहेंगे महाधिकार पत्र। क्या? महाधिकार पत्र, मतलब महान अधिकार, मतलब कि बहुत अधिकार, बहुत सारे अधिकारों का क्या है? पत्र है। क्या? मूल अधिकार, महाधिकार पत्र बोलते हैं किसे? मतलब मैग्ना कार्टा एक इंग्लिश वर्ड है और महाधिकार पत्र एक हिंदी वर्ड है। मौलिक अधिकार को अपने भारतीय संविधान में कहा जाता है और अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो ठीक है दोस्त, यहाँ तक की बात हो गई। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, अब हम बताते हैं आपको बताते हैं कि मूल अधिकारों की संख्या। अब बताते हैं कि मूल अधिकारों की संख्या क्या होती है। देखिए, मूल अधिकार पहले कितने थे? 7 थे, लेकिन इस समय कितने हैं? 6 हो गए। मतलब कि यहाँ आप लोग समझ सकते हैं कि मूल अधिकार एक हटाया गया है। हमारे पास पहले कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे, अब कितने बचे हैं? 6 अधिकार, मतलब एक हटाया गया है। तो कौन सा अधिकार हटाया गया है? जान लीजिए, संपत्ति के अधिकार। संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। कौन सा अधिकार हटाया गया है हमारे मूल अधिकार से? संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। देखिए, अब यह अगर हटाया गया, इसकी चर्चा किसमें था? अब ये भी जान लीजिए कि जो संविधान संपत्ति का अधिकार है वह किस अनुच्छेद में था? तो यह अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में रहा होगा संपत्ति का अधिकार। तो जो अनुच्छेद 31 है, जो अनुच्छेद 31 है उसमें था चर्चा। उसके बाद अनुच्छेद 19 वन चा में था। अनुच्छेद 19 वन चा में, अनुच्छेद 31 में, 2 जगह इसकी चर्चा है। ठीक है दोस्त, 2 जगह इसकी चर्चा था। मतलब अगर इसको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में अगर इसको रखते तो यह संपत्ति, मतलब कि यह मूल अधिकार के श्रेणी में रहता, लेकिन हमको इस श्रेणी से हमें इसको क्या करना था? बाहर करना था। तो मतलब संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन करके, कैसवां संविधान संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन किस सन में किया गया था? 1978 में। कब? 1978 में किया गया था। ठीक है दोस्त, 44वां संविधान संशोधन करके इसे मूल मतलब संपत्ति के अधिकार को करके इसे मतलब संपत्ति के अधिकार को लिख लीजिए ऐसे, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद कहाँ? अनुच्छेद 368 का में डाल दिया गया। नहीं, अनुच्छेद 300 का में, सॉरी, अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, डाल दिया गया, का में डाल दिया गया। ठीक है दोस्त, यहाँ तक की बात हो गई। 44वां संविधान संशोधन किस सन में किया गया था? 1978 में। सन 1978 में यह काम किया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था और अनुच्छेद 300 का में से क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। तो ठीक है दोस्त, यहाँ तक की बात है। मूल अधिकार मतलब संपत्ति के अधिकार की चर्चा 2 जगह थी। अच्छा,
अब ये समझते हैं कि अच्छा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से क्यों हटाया गया। बात आती है, बनती है बात कि भैया क्यों हटाया गया यहाँ से। तो समझिएगा, देखिए संपत्ति के अधिकार जो होता है, अच्छा ये पहले इसको भी जान लीजिए कि जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया है यहाँ से, तो जब यह हटा करके इसे अनुच्छेद 300 क में डाला गया, तो यह संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा बना दिया गया, कानूनी अधिकार। तो कहाँ लिखते हैं हम, लिखते हैं हम यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया मैं बताता हूँ। कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो देखिए दोस्त, कानूनी अधिकार बना दिया गया, यहाँ तक की बात को आप कानूनी अधिकार बना दिया गया, यहाँ तक बात समझिए। ऐसा क्यों किया गया, देखिए अगर संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार है, मतलब कि अगर आपका, अगर ये अधिकार के श्रेणी में रहता तो कोई चाहकर भी आपके इस अधिकार का हनन नहीं कर सकता था। तो जैसे आपकी संपत्ति कैसे हो सकती है, जैसे आपका घर क्या है, आपकी संपत्ति है, आपका जमीन क्या है, आपकी संपत्ति है, आपका कुछ भी सामान हुआ वह आपके लिए धन है, वह आपके लिए दौलत है, वह आपकी संपत्ति है। तो अगर यह संपत्ति, अगर यह आपके मौलिक अधिकार में रहता, मौलिक अधिकार के श्रेणी में रहता, तो कोई आपके अधिकार को हनन नहीं कर सकता था। कोई चाहकर भी आपके अधिकार को, इस संपत्ति के अधिकार पर हनन कर ही नहीं सकता था। तो जनता इससे क्या करने लगी थी, मिसयूज करने लगी थी। मतलब बोले तो जैसे कि अगर सरकार को कहीं रोड निकालना होगा और किसी व्यक्ति का जमीन वहाँ पे आके, मतलब कि जमीन वहाँ पे मौजूद है, और व्यक्ति चाह ले भैया हम यहाँ से रोड को नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। हम चाह कर भी, मतलब हम चाहेंगे तभी आप रोड ले जा सकते हैं, सड़क बनवा सकते हैं, अगर हम नहीं चाहेंगे तो आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि मूल अधिकार हमारा क्या है, एक अधिकार है, यह न्याय योग्य है। अगर आप हमारे अधिकार का हनन कर देंगे, हम न्यायालय चले जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, न्यायालय हमारा क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, हमें यह, हमारा यह जो अधिकार है हमें दिलाएगी। आप हमारे संपत्ति के अधिकार को हनन नहीं कर सकते। तो हुआ क्या कि जब जनता इसका मिसयूज करने लगी, अब सरकार को रोड बनवाना हुआ तो जनता उसमें अवरोध उत्पन्न कर देती थी। तो सरकार ने दिमाग लगाया, संसद ने दिमाग लगाया, तो किया क्या कि इसको हटा दिया गया, मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया, इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार, अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया। जब इसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया तो सरकार क्या करती है, पहले कानून बनाती। कानूनी अधिकार मतलब कि कानून बनाएगी, कानून बनाएगी, क्या कानून बनाएगी, कानून यही बनाएगी कि इधर से क्या जाएगा, मान लेते हैं कि घर को तोड़ा जाएगा और सड़क बनाया जाएगा, सीधे सड़क जाएगी। तो कानून बना दिया गया, अब वहां पे बनाना तय, आप चाहकर भी उसको नहीं रोक सकते। क्यों, क्योंकि आपका संपत्ति का अधिकार नहीं रह गया, उसे मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अगर वह मूल अधिकार में रहता तो सरकार चाहकर भी आपके इस अधिकार को हनन नहीं कर सकती थी, लेकिन सरकार ने इसे तो हटा दिया, आप इस अधिकार को एकदम से ही क्या कर लिया, छीन लिया। तो दोस्त आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो आइए हम और इसके आगे की टॉपिक को समझते हैं। देखिए अब मूल अधिकार की संख्या मैंने बताया कितना, 6 वर्तमान समय में, इसके पहले कितनी थी, 7 थी। कौन हटाया गया, संपत्ति के अधिकार हटाया गया। तो देखिए अब कौन कौन सी 6 अधिकार हैं, उस अधिकार को समझिए। देखिए अब कौन कौन सा अधिकार है, देखिए 6 अधिकार ना, हमको 6 अधिकार बताना है, मूल अधिकार। पहला समता का अधिकार, कौन सा अधिकार, समता का अधिकार, पहला समता का अधिकार, पहला समता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण क्या होता है मैं बताता हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्त। उसके बाद पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, मतलब एजुकेशन एंड कल्चर का अधिकार। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट कहते हैं, जान लीजिए इंग्लिश में भी। शिक्षा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये सब हमारे पास क्या है? अधिकार है। ठीक है, पांच कितना हो गया? 4 5 हो गया। उसके बाद छठवां अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए ये हमारे इतने अधिकार हो गए। ठीक है दोस्त, मैं इसको बारी बारी से समझूंगा, पढ़ूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, आप लोग समझेंगे। ठीक है दोस्त। उसके बाद देखिए, अब इसकी देख लीजिए समता का अधिकार की जो चर्चा है यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक किसकी चर्चा है? किसकी? समता का अधिकार का। स्वतंत्रता का कहां से कहां तक है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 19 से 22 तक की चर्चा है। कहां से कहां तक? 14 से 18 बोले तो 14, 15, 16, 17, 18 मतलब 5 अनुच्छेद में किसकी चर्चा है? समता के अधिकार का चर्चा है। मैं बताऊंगा, हर एक अनुच्छेद को पढ़ाऊंगा, पूरे अनुच्छेद को पढ़ाऊंगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 हो गया। शोषण के विरुद्ध का अधिकार की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में चर्चा, मतलब 2 अनुच्छेद में चर्चा है। ठीक है, 23-24 हो गया। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो चर्चा है वह अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक की चर्चा है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक की चर्चा है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार का जो चर्चा है वह अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक का है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है या किसमें चर्चा? अनुच्छेद 32 में है। बीच में 31 छूटा। 31 क्यों छूटा? क्योंकि संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद मैंने बताया था इसके पहले कि जो अनुच्छेद 31 है उसमें क्या है? संपत्ति के अधिकार है। तो जो संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? इस श्रेणी से हटाया गया। तो यही इसीलिए यहाँ पे 31 क्या है? गायब है। तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी अधिकार को भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है। मैंने बताया था इसके पहले के लेक्चर में, शायद फर्स्ट लेक्चर था उसी में मैंने बताया था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार मतलब अनुच्छेद 32 को क्या मानते हैं? वे संविधान की आत्मा मानते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं ग्रेजुएशन का पेपर दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है दोस्त। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद देखिए, अब हम समझते हैं कि समता का अधिकार क्या होता है। बारी बारी से पढ़ते हैं। समता का अधिकार, समता का अधिकार पढ़ते हैं। समता का अधिकार हम सब इरेज करते हैं टोटल। उसके बाद हम समता का अधिकार समझते हैं। क्या होता है समता का अधिकार? मतलब अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक पहले समाप्त करेंगे, फिर अनुच्छेद 19 से 22, फिर पढ़ेंगे 23 से 24, फिर पढ़ेंगे 25 से 28, फिर पढ़ेंगे 29-30, फिर पढ़ेंगे 32। मतलब पहले समता का अधिकार पढ़ लेंगे, फिर स्वतंत्रता का, ऐसे बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या है इन सब अधिकारों के बारे में विशेष, मतलब ये कह सकते हैं कि खगोल करके इसको पढ़ेंगे, मतलब कि इधर डीप में पढ़ेंगे कि जिसका कोई उम्मीद नहीं होंगे आप लोग। तो देखिए बताते हैं इसको हम। समता का अधिकार 14 से 18 तक की चर्चा मैं करूंगा। हो सके तो मैं आज 1-2 अनुच्छेद की चर्चा कर पाऊँ। वीडियो को लंबी नहीं ले जाना है हमें, और इसके आगे का वीडियो मैं कल कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए समता का अधिकार, समता का अधिकार तो समझिए कि अनुच्छेद, अच्छा चूंकि मैंने बताया था कि मूल अधिकार की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है ना। अनुच्छेद 12 से लेकर के कहाँ तक है? अनुच्छेद 35 तक की है। लेकिन मैंने यहाँ भी जो चर्चा किया वह 14 से लेकर 32 तक ही किया है। मतलब 33 भी छोड़ा हूँ, 34 भी छोड़ा हूँ, 35 भी छोड़ा हूँ। तो जो 34 और 33, 34, 35 है वह मूल अधिकार का अपवाद समझ लीजिए कि उसमें लिखा गया है। और 12 और 13 में क्या है, और 14 में तो 14 से 18 समता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है उसको समझिएगा।
अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य में क्या क्या होता है परिभाषा राज्य की, बताता हूँ। राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 12 में। अब क्या होता है राज्य, समझिएगा। देखिए, राज्य के अंतर्गत 4 निकाय आते हैं। कितने निकाय आते हैं? 4 निकाय, समझिएगा। देखिए कौन कौन से, देखिए ऐसे इसके पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि राज्य की परिभाषा बताया गया है, मतलब कि देखिए कहा गया है कि, अच्छा राज्य का मतलब देखिए, कहा राज्य परिभाषा क्या है? राज्य वह निकाय है, क्या है? लिखते हैं, लिख ही देते हैं। राज्य वह निकाय है जो व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कर सकती है। लिखिएगा, देखिएगा, राज्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कर सकती है। राज्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कर सकती है। अब ये हनन कर सकती है मूल अधिकार के लिए, मूल अधिकार की हनन कर सकती है। इसलिए अनुच्छेद 13 में इनके लिए भी बताया भी गया है कि हनन अगर करेगी तो क्या करेगी न्यायालय, ये भी बताया गया है। क्योंकि राज्य के पास अधिकार है, चूंकि कानून बनाता है, और कानून बना करके वह विधि बना करके मूल अधिकार का हनन कर सकती है। तो जब अगर वह हनन करेगी तो न्यायालय क्या करेगी? वह अनुच्छेद 13 में बताएगी। लेकिन अनुच्छेद 12 में जो बताया गया है वह क्या बताएगी कि राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा क्या है कि राज्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कर सकती है। लिख लीजिए इसके पहले, और राज्य वह निकाय है। लिख लीजिए इसके पहले थोड़ा सा और मेंशन कर लीजिए। राज्य वह निकाय है, राज्य वह क्या है? राज्य वह निकाय है जो व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कर सकती है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए, अब हनन कौन कर सकता है? अब बात आती है कि वह 4 निकाय हों। अब देखिए, इस राज्य वह निकाय, इस निकाय के अंतर्गत मतलब कि निकाय कितने हैं? 4। कितने हैं? 4 हैं। तो चारों निकायों को देखते हैं। मतलब 4 निकाय का मतलब ये है कि यही 4 निकाय, यही 4 क्या है? मूल अधिकार, जो हमारे अधिकार हैं, इसको क्या करेगी? न्यून करने का काम करेगी, दबाव डालेगी, कम करेगी, हनन करेगी या विपरीत कार्य करेगी। हमारे अधिकार की तुलना में या हमारे अधिकार की विपरीत कार्य कर सकती है। यही 4 निकाय, मैं बताता हूँ सारे निकाय को। देखिए, संसद और सरकार, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। संसद और कार्यपालिका, सरकार को हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका, या इसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है दोस्त, क्या कहते हैं? केंद्र सरकार कहते हैं। या तो ये कोई विधि, कोई नियम बना करके हमारे मूल अधिकार का क्या कर सकती है? हनन कर सकती है। या तो राज्य या तो विधानमंडल, क्या? विधानमंडल, या तो विधानमंडल मिलकर के किसके साथ? राज्य सरकार, विधानमंडल और राज्य सरकार हमारे अधिकार का हनन कर सकती है। या तो अस्थाई प्राधिकरण हमारे अधिकार का हनन कर सकती है। चौथा, या तो कोई अन्य प्राधिकरण हमारे अधिकार का हनन कर सकती है। अन्य प्राधिकरण हनन कर सकती है। देखिए, अब क्या होता है? देखिए, संसद कार्यपालिका मतलब समझ ही रहे होंगे। विधानमंडल क्या होता है? जिसमें विधानसभा, विधान परिषद होती है, समझ रहे होंगे। राज्य सरकार, देखिए, न तो केंद्र सरकार मतलब न तो मोदी, राज्य सरकार मतलब न तो योगी। किसी के पावर नहीं है कि वह हमारे मूल अधिकार का हनन कर सके या हमारे मूल अधिकार के विपरीत कार्य कर सके। इन दोनों के पास औकात या ताकत या शक्ति या अधिकार नहीं। ठीक है दोस्त। अच्छा, अस्थायी प्राधिकरण में क्या आते हैं? जो देखिए, जो पंचायतें होती हैं, क्या? पंचायतें,
जैसे गांव का ग्राम प्रधान होता है ना, पंचायतें 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 या जिसे कहते हैं, या नगर पालिका भी, या नगर पालिका नगर पालिका नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका। अब पंचायत में मतलब कि जैसे नगर पालिका में कौन होते हैं, पार्षद होते हैं। पंचायत में ग्राम पंचायत मतलब कि जैसे वो ग्राम पंचायत मतलब कि जैसे गांव का प्रधान होता है, तो उसके पास भी अधिकार है, वो हमारे अधिकार का हनन। देखिए अच्छा, गांव का प्रधान कैसे हमारे अधिकार का हनन कर सकती है? देखिए जैसे हमें अधिकार है, हमें सरकार अधिकार दी है कि हम राशन ले सकते हैं, कोटा से राशन ले सकते हैं, लेकिन प्रधान क्या बना दे, कानून बना दे कि इस व्यक्ति को क्या नहीं दिया जाएगा, राशन नहीं दिया जाएगा। तो प्रधान हमारे अधिकार का हनन कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है। तो वही बताया है कि अस्थायी प्राधिकरण भी विधि बना करके हमारे अधिकार का, हमारे मूल अधिकार का हनन कर सकती है। ठीक है दोस्त, उसके बाद अन्य प्राधिकरण में कौन आएंगे? जैसे अन्य कोई प्राधिकरण मतलब यदि कोई भी व्यक्ति कानून बना सकता है, तो वह कानून बना करके हमारे अधिकार का हनन कर सकती है। मतलब कि जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, देखिए जैसे कि बहुत पहले जो राजे रजवाड़े मतलब देसी रियासतें थी, जो राजे रजवाड़े रहते थे, उनको क्या दी जा रही थी? पेंशन दी जा रही थी। तो इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें क्या किया गया? हटाया गया। मतलब कि देखिए, मतलब कानून बना करके, कानून मतलब जो भी व्यक्ति कानून बना सकता है, अगर वह विधि बना कर, कानून बना करके अगर हमारे अधिकार का हनन करेगी, मतलब वह अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत आ रही है, मतलब वह अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत आएगी। ठीक है दोस्त, उसके बाद यहाँ तक की बात हो गई है, हमारे अधिकार का हनन कर सकती है। तो अब बात आती है अनुच्छेद 13। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 13। देखिए अनुच्छेद 12 में तो राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य क्या है? राज्य के अंतर्गत 4 निकाय आते हैं जो हमारे अधिकार का क्या कर सकती है? हनन कर सकती है। देखिए अब अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि कहा गया है कि यदि राज्य आपका अधिकार के हनन करती है तो न्यायालय उसे क्या कर देगी? शून्य कर देगी। क्या कर देगी? शून्य कर देगी। देखिए अनुच्छेद 13 देखिए ऐसे कोष्टक इसमें हालांकि नहीं लगाते हैं अनुच्छेद लिखते समय। क्यों? क्योंकि अगर कोष्टक लगा दिया जाता है, इससे यह प्रतीत होता है कि यह बाद में जोड़ा गया है। समझ आया है? इसलिए कोष्टक नहीं लगाया जाता। जैसे हम अनुच्छेद 13 क्या लिखते हैं तो हम च में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले अनुच्छेद 13 का लिखा गया होगा मूल अधिकार, मूल संविधान में, फिर चा करके जोड़ा गया, तो मतलब इसमें हम कोष्टक लगा सकते हैं। तो यही बात है, इसको समझिएगा। तो हम कोष्टक नहीं लगा सकते। ठीक है, तो देखिए ये जीरो जो लगाया मैंने, मतलब ये लगाया इसके लिए लगाए हैं। मतलब क्या सो ये कौन सा चिन्ह है? ये कौन सा चिन्ह है? इस चिन्ह का मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है। ये लाघव चिन्ह। हाँ, लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह है। मतलब कि अगर इसको लगा देने से क्या होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं। जैसे लिखते हैं ना उत्तर प्रदेश, क्या लिखते हैं? उत्तर प्रदेश। लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश को करता है। उसी प्रकार से ये भी लगाते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, ये क्या है? अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद क्या है? 13 है। देखिए अब इसको समझते हैं। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि यदि राज्य आपका अधिकार का हनन करती है तो न्यायालय उस नहीं, हाँ देखिए लिखते हैं बात को। यदि राज्य आपके मूल अधिकार का हनन करती है विधि बना करके, उस विधि को न्यायालय क्या कर देगी? शून्य कर देगी। यही बात लिखी गई है किसमें? अनुच्छेद 13 में। यदि राज्य आपके मूल अधिकार, यदि राज्य आपके मूल अधिकार का हनन करती है, यदि राज्य आपके मूल अधिकार का हनन करती है तो न्यायालय उस, अब देखिए अगर राज्य आपके मूल का अधिकार का अगर हनन करेगी तो आप विधि बनाएगी, कानून बनाएगी, तभी तो हनन करेगी। हनन करती है विधि बनाकर। देखिए जैसे विधि बनाकर तो न्यायालय विधि बनाकर मतलब हनन करती है विधि बनाकर, तो न्यायालय
उस विधि को न्यायालय उस विधि को क्या कर देगी, शून्य कर देगी, शून्य कर देगी। देखिए समाप्त नहीं कर देगी लेकिन शून्य कर देती है। आप कहेंगे कि शून्य और समाप्त में क्या अंतर है, देखिएगा शून्य और समाप्त में अंतर होता है, बेसिक अंतर देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई घर है, मान लीजिए सपोज करिए कोई घर है, अगर इस घर को भस्म कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, गिरा दिया जाए, मतलब यह क्या समाप्त हो गया, इस घर की कहानी क्या हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन कह दिया जाए कि घर तो बना है लेकिन इस घर में कोई एंट्री नहीं करेगा, कोई प्रवेश नहीं करेगा, ये क्या है, इस घर को शून्य किया गया है। तो यही होता है शून्य। मतलब कि यदि कोई मतलब यदि राज्य के अंतर्गत मैंने बताया कौन कौन से आते हैं, या तो केंद्र सरकार, या तो राज्य सरकार, या तो संसद, या कोई ग्राम पंचायत गांव के प्रधान, कोई भी अधिकार जो अधिकार मतलब कानून बनाने के लायक है, जो कानून बना सकते हैं, जिसके पास अधिकार है, अगर आप कानून बना करके आपके अधिकार का हनन करते हैं, अगर उन व्यक्तियों के अधिकार मतलब जो विधि बनाएगी उस विधि को क्या कर देगी न्यायालय, शून्य कर देगी। शून्य कर देने का मतलब कि वह विधि तो बनी रहेगी, कानून बना रहेगा, लेकिन वह लागू नहीं होगा। तो देखिए आप समझ गए होंगे शून्य और समाप्ति में, ठीक है। तो शून्य कर देगी, समाप्त। अच्छा, न्यायालय की इस शक्ति को लिखिएगा यहीं पे, न्यायालय की इस शक्ति को, न्यायालय की इस शक्ति को क्या कहा जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है, पुनर्विलोकन शक्ति कहा जाता है, पुनर्विलोकन शक्ति कहा जाता है, पुनर्विलोकन शक्ति कहा जाता है। या कहाँ के संविधान से प्रेरित है, या कहाँ के संविधान से कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये भी जान लीजिए। जो पुनर्विलोकन है या प्रेरित है अमेरिका के संविधान से, प्रेरित है, जान लीजिए, किसी से पूछ लेता है कि पुनर्विलोकन शक्ति कहाँ के संविधान से प्रेरित है, कहाँ के संविधान के कॉन्सेप्ट से लिया गया है, ठीक है। तो पुनर्विलोकन प्रेरित है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। देखिए अब प्रेरित होने का मतलब मैंने इसके पहले बताया था लेक्चर में कि प्रेरित होने का मतलब कि अमेरिका के संविधान में भी ये पुनर्विलोकन वाली जो शक्ति है उसमें मौजूद है। मतलब न्यायालय उस शक्ति को, उस विधि कानून को क्या कर देती है, शून्य कर देती है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का कोई अगर हनन करता है। क्योंकि मूल अधिकार को कोई हनन नहीं कर सकता, ये हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए, इस अधिकार को कोई हनन नहीं कर सकता, ठीक है दोस्त। तो यहाँ तक की बात हो गई। क्या कहते हैं, न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति कहा जाता है, ठीक है दोस्त। यहाँ तक की बात हो गई। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं और कुछ बात तो छूट नहीं रही होगी, तो मैं सोच लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हो गया, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। इसे न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति कहा जाता है। या कहाँ से प्रेरित है, कहाँ के संविधान से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है दोस्त। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हो गया अनुच्छेद 13। अब हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक स्टार्ट होगा, मतलब कि समता का अधिकार समझते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है समता का अधिकार। अनुच्छेद 12 हो गया, अनुच्छेद 13 हो गया, मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 13 तक पढ़ चुके हैं। अब हमारा अनुच्छेद 14 होगा। देखिए अब अनुच्छेद 14 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 14 देखिए इसमें का क्या कहा गया है कि जो समता, देखिए व्यक्तियों को समान समता होगा, व्यक्तियों के पास समान समता होगा या समता। देखिए लिखते हैं इसको हम, व्यक्तियों, नहीं समझ नहीं पाएंगे, बोलेंगे भूल जाएंगे। अगर हम आपको बोल के सुना देंगे तो क्या आपके मन में बैठा रह जाएगा? नहीं। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे, आप इसको देखेंगे, मन में पढ़ते रहेंगे तो दिमाग में बैठे रहेगा। मैं बोल दूंगा, आप सुन लेंगे, कुछ देर के लिए दिमाग से गया,
उस दिन में दिमाग से गया। देखिए व्यक्तियों को समान संरक्षण तथा समान क्षमता हो। व्यक्तियों के पास लिखिए, व्यक्तियों के पास, ऐसे लिखिए व्यक्तियों, ये चल ही नहीं रहा मार्कर है सही से। व्यक्तियों के पास है समान समता, समान समता तथा समान संरक्षण होगा, तथा समान संरक्षण होगा। देखिए इसका मतलब मैं बताता हूँ, समान संरक्षण होगा। देखिए समान समता और समान संरक्षण, इसका मतलब समझते हैं। देखिए कॉलम बना कर समझेंगे। समान समता, समान समता और समान संरक्षण का मतलब समझ में आ जाएगा, बातें आसान हो जाएंगी। समान संरक्षण, अगर मतलब नहीं समझ में आया शब्द का, बोरिंग लगना स्टार्ट, आप दोबारा पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे आपको अजीब लगेगा शब्द, इसलिए आप शब्द के अर्थ को जानिए, उसके बाद आपको पढ़ने में अच्छा सा मन लगेगा। देखिए समान समता का मतलब क्या होता है। देखिए समान समता का मतलब ये होता है कि जो भी विधि बनाई जाएगी, जो भी कानून बनाया जाएगा, जो भी कार्य किया जाएगा, वह सबके हित में किया जाएगा। सबके मतलब हर एक व्यक्ति, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के हित में होगा। चाहे विधि बनाई जाएगी, चाहे जो भी काम किया जाएगा, वह सबके लिए, ना तो कोई बड़ा ना तो कोई छोटा, मतलब कानून के निगाह में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होगा, उसके लिए सब बराबर होंगे। जो भी किया जाएगा सबके लिए किया जाएगा। मतलब समान समता, मतलब समता मतलब समान लाने का प्रयास करेगी। यदि कोई कानून बनाया जाएगा, उस कानून के तहत व्यक्तियों को समान यानी कि समान रूप से लाने का कार्य करेगी। देखिए अब समान संरक्षण का मतलब क्या होता है। देखिए समान परिस्थिति में, देखिएगा समान परिस्थिति में समान संरक्षण होगा, समान संरक्षण होगा। कहा गया है संविधान में, अनुच्छेद 14 में, समान परिस्थिति में समान संरक्षण होगा। असमान परिस्थिति में क्या कह सकते हैं, समान परिस्थिति में समान व्यवहार, ऐसे लिख सकते हैं। परिस्थिति में समान व्यवहार होगा, थोड़ा सा सरल भाषा में समान व्यवहार होगा। जगह नहीं था तिरछा कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समान परिस्थिति में समान व्यवहार होगा। असमान परिस्थिति में असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार होगा। तो आप यहाँ से इस मतलब कि ये जो बातें मैंने लिखा, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब समान परिस्थिति में समान व्यवहार होने का मतलब ये है कि जैसे कुछ कंडीशन है, जैसे कि यूपीएसआई, मान लीजिए सपोज करिए कि यूपीएसआई की क्या निकली, वैकेंसी निकली। अब उसमें कहा गया कि जो बॉयज हैं उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। कितना? 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। और जो गर्ल्स हैं उन्हें कितना दौड़ना पड़ेगा? 2.5 किलोमीटर, मान लेते हैं 2.5 किलोमीटर। तो क्यों? अब यहाँ से आप लोग यही सोचेंगे कि यहाँ पे तो हमारे अधिकार का मतलब क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। मतलब कि सब ये तो नहीं कह सकते कि हनन हो रहा है, ये तो कह सकते हैं कि जो समता के अधिकार की आप बात कर रहे हैं, जो आप समता के अधिकार का जिक्र कर रहे हैं, वह रह कहाँ गए? मतलब कि यहाँ पे समान रूप से काम कहाँ हो रहा है? उनके साथ तो उनको तो 2.5 किलोमीटर दौड़ाया जा रहा है, हमें 5 किलोमीटर दौड़ाया, तो कहाँ से समानता रह गया? उनके और हमारे बीच में तो भेदभाव हो रहा है, समान तो रह कहाँ गया? तो नहीं, यही कह रहा है ना कि असमान परिस्थिति में। देखिए ऐसा क्यों किया गया? कुछ परिस्थिति है, कुछ कारण है, उन कारणों की वजह से ऐसा किया जा रहा है और किया भी जाना चाहिए। देखिए क्योंकि जो लड़का है, लड़कों की तुलना में लड़कियों का जो शरीर है, बॉडी है, वह कमजोर होता है, माना जाता है, कहा जाता है, होता है, रियली में भी होता है। तो इसीलिए उनके साथ ऐसा किया जाता। अच्छा, लड़कों के बराबर लड़कियों को लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं तो लड़कियां वैसे भी बहुत पीछे चलती हैं, लेकिन आज के वर्तमान समय में
लड़कियां देख रहे हैं कि आप लोग जानते भी हैं, देख रहे हैं, जो भी रिजल्ट निकल रहा है उसमें टॉप 10 में लड़कियां ही आ रही हैं। बीच में 2-4 बच्चे बॉयज में आ गए, नहीं तो नहीं। तो मतलब कि सरकार का जो ध्यान है वह यही है कि जो लड़का हुआ या लड़की हुआ उनको समान लाने का कार्य करेगी और करती भी है। तो अगर ऐसा काम करेगी तो सरकार अगर ऐसा काम कर रही है तो लड़की लड़के के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। तो इसलिए कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिसके तहत हमारे और उनके बीच में क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, लेकिन वह भेदभाव लीगल है, इनलीगल नहीं होता, जो कि होना भी चाहिए। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ कि यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। तो अनुच्छेद 15 पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 कितना पढ़ते हैं? अनुच्छेद 15। इसमें कहा गया है कि राज्य अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान। देखिए जन्म स्थान, देखिए जैसे कि अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 16 ऐसे से पढ़ेंगे, मतलब कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अच्छा, यहाँ से आप बात समझ रहे होंगे कि जो धर्म होता है, जैसे धर्म, क्या धर्म, आप जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, तो ऐसे बहुत सारे धर्म होते हैं, मतलब कि बहुत सारे धर्म होते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और सारे धर्म होते हैं। देखिए मतलब कि और जाति का मतलब भी समझ रहे होंगे, बहुत सारे जातियां भी होंगी, बहुत सारे जाति भी होती, और आप लोगों से अच्छा जाति को कौन समझ सकता है। देखिए अब लिंग, जैसे हिंदी में पढ़ते होंगे कि जो लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और लेकिन संस्कृत में 3 लिंग, उभयलिंग भी आता है। तो लिंग का मतलब कि यहाँ पे मोटा मोटा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो वह जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। मतलब कि देखिए अब लिंग समझ रहे हैं, जाति समझ रहे हैं। देखिए अब अनुच्छेद, अब यहाँ समझ रहे होंगे कि देखिए जो राज्य है वह भेदभाव नहीं करेगी कोई धर्म को देखकर कि हाँ ये है, या मुस्लिम वर्ग का बच्चा है, या मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति है, यह नियम या कानून या यह योजना इसके लिए नहीं होगा, इसके हित में नहीं होगा, बाकी सबके हित में होगा। मतलब ऐसा भेदभाव नहीं कर सकती, राज्य के पास ऐसा अधिकार नहीं है। ना तो किसी जाति के आधार पर करेगी, हाँ कि यह पटेल है या यादव है, हम इसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, जो जनरल वर्ग होगा उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे। मतलब कुछ जाति के आधार पर कुछ बुरा या अच्छा काम नहीं होगा, या अच्छा काम होगा तो सबके लिए अच्छा काम होगा, बुरा काम होगा तो हर जाति के लिए बुरा काम होगा। मतलब जो भी काम होगा हर जात के लिए होगा, हर धर्म के लिए होगा। लिंग मतलब कि देखिए कोई महिला हुआ तो उसके, जैसे कोई महिला हुआ या कोई पुरुष हुआ, जो भी काम होगा दोनों के लिए होगा। लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण लिंग के स्थान पर भेदभाव हो जाता है। जैसे अनुच्छेद 15(3) में बताया गया है, जैसे देखिए अनुच्छेद 15(3) में बताया गया है, ऐसे देख लीजिए, उसके बाद मैं अनुच्छेद 15(3) बार नहीं पढ़ाऊंगा, इसके आगे अगले वीडियो में। देखिए अनुच्छेद 15(3) में देखिए अनुच्छेद 15(3) में क्या कहा गया है कि महिलाओं व बच्चों को विशेष परिस्थिति के कारण देखिए विशेष परिस्थिति के कारण
स्थिति के कारण, विशेष परिस्थिति के कारण, विशेष परिस्थिति के कारण, विशेष परिस्थिति के कारण विशेष प्रावधान किया जाएगा। विशेष प्रावधान मतलब विशेष आरक्षण कह सकते हैं। विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान किया जाएगा, विशेष प्रावधान किया जाएगा, विशेष प्रावधान किया जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए, अब कहेंगे भैया इसके पहले आप तो कह रहे हैं न तो कोई लिंग के स्थान पर, अब यहाँ पे तो लिंग के स्थान पर भेदभाव हो रहा है कि महिलाओं को विशेष प्रावधान मतलब विशेष आरक्षण दिया जाएगा अनुच्छेद 15(3) में। क्यों ऐसा? देखिए ये भी मैंने बता रहा हूँ कि कुछ विशेष परिस्थिति के कारण, अब मान लीजिए परिस्थिति ऐसी बन गई, परिस्थिति ऐसी बन गई, कोई महिला है, अब उसका क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उस अवस्था में जैसे कोई वैकेंसी निकलती है यूपीपी, यूपीएसआई जो भी निकलती है वैकेंसी, तो उस समय महिलाओं को क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है, उन्हें छूट मिलता है। तो क्या उनकी परिस्थिति है, उनकी स्थिति ही ऐसी है कि उनको मिलना भी चाहिए क्या, छूट, आरक्षण, जो कि पुरुषों को नहीं मिल पाती, जो कि पुरुष मतलब जो व्यक्तियों को नहीं, लड़कों को नहीं मिल पाती। तो जो कि 15 में कहा गया कि न तो कोई लिंग के स्थान पर मतलब न तो लिंग के आधार पर भेदभाव, लेकिन यहाँ पे लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है। तो ठीक है दोस्त, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद मैं 15(4) का बताऊंगा, फिर 16, फिर 17, उसके बाद 18 तक कंप्लीट करूंगा समता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ तक का हो गया। चलिए ठीक है। देखिए आपको मैं सूचित कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में एक सर आ रहे हैं जिनका नाम है नरवत सर, जिनका नाम है नरवत सर, आप लोगों के बीच बहुत जल्द आ रहे हैं। और आप लोगों को देखिए कौन सा आ रहे हैं, नाम जान लीजिए, नरवत सर, नरवत सर, जो कि यह है बहुत ही अच्छी तैयारी कर चुके हैं, ये सिविल की तैयारी भी कर रहे हैं। और यह जीएस में अगर इनसे कहा जाए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, या आपके समक्ष या खड़े हो जाएंगे। मतलब कि ये बीएड भी क्वालिफाइड हैं, सरकारी कॉलेज से किए हुए हैं, उसके बाद मेंस का भी पेपर लिखे हुए हैं, मतलब इनको काफ़ी अनुभव है, काफ़ी पेपर दिए हुए हैं, और इनका सिलेक्शन जल्द भी होगा। ईश्वर की कृपा से ये मेहनत में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं काफ़ी, और आप लोगों के बीच ये अब क्लास लेने वाले हैं। इनका एक तो एग्जाम है, वह एग्जाम हो जाने के पश्चात जैसे एग्जाम हो जाएगा वैसे हम आपको सूचित करेंगे। और डेट तो अभी नहीं क्लियर है, न तो अभी निर्धारित कर पाऊंगा मैं, लेकिन आप लोगों के बीच इसी महीने के अंत में लगभग वो आपके सामने पधारेंगे और आप लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे। तो इनका इंतजार करिएगा। देखिए जिस दिन भी पढ़ाना होगा मैं उसके 2-4 दिन पहले आपको सूचित कर दूंगा। और तब से हमारा यही प्रयास है कि अब जो क्लासेस चलेंगी लाइव क्लासेस चलेंगी। जो हम अभी तक वीडियो को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो अपलोड करते हैं, लेकिन शेड्यूल बन जाएगा जब ये भी सर आ जाएंगे, इनका भी सपोर्ट होगा, तो क्या होगा, क्लास लाइव चलेगी, सारी क्लासेस लाइव चलेंगी। उसके बाद आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।